चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो चैप्टर है उसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है और वैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आता है, लेकिन क्लास 11th के सिलेबस में हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है। वैसे हम आपको बताएंगे हल्का सा कि HP क्या होता है, लेकिन एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ के आ रहे हैं, वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा एक आध दो बातें, एक आध प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं जिसके चलते थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। नया चीज़ है हमारे लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसको पढ़ने मतलब ये समझ सकते हो कि एक सीरीज़ भी है इसमें और एक सीक्वेंस भी है, तो ये कहने का मतलब है कि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारा सिलेबस नया वाला आया हुआ है 2021 के लिए, उसमें सीरीज के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करना कि एक्चुअली सीरीज जो है लास्ट एक्सरसाइज में है, 9.4 एक्सरसाइज 9.4 में है। तो आप लोग क्या करना कि एक्सरसाइज 9.4 से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसे आप अच्छे से पढ़ लो, सीरीज वाले क्वेश्चंस को छोड़ दो इस साल के लिए। और अगर आप अगले साल के लिए पढ़ रहे हो, मतलब IITs वगैरह के लिए पढ़ रहे हो, ये भी कह सकते हो, अगले साल के लिए थोड़ी कोई पढ़ता है इसी साल पास होना चाहता है ना। अगर IITs वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी मत छोड़ना, सारा चीज़ पढ़ना। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस आया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ही है। उस सीक्वेंस में एक ख़ास तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते हम लोग उसे AP JP HP कहते हैं। तो एक्चुअल सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्डर में, कोई पैटर्न में नंबर लिखा गया है तो उसका अगला टर्म हम बता सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करके, उसको महसूस करके, या कोई डेफिनेट रूल से लिखा गया होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो अगला अगर हम आपसे पूछे तो 15 4 19 कह दोगे, 19 4 23 कह दोगे, डॉट डॉट कह दोगे, मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए हैं। आप ये बताओ कि ये एक सीक्वेंस है कि नहीं? 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, क्या ये एक सीक्वेंस है? ये एक सीक्वेंस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर जोड़ने से ही अगला मिलेगा तो सीक्वेंस कहेंगे। इसका रूल है कि 4 जोड़ने से आगे बढ़ रहे हैं। इसका रूल, अगर आप पैटर्न रूल को खोजने का कोशिश करो कि क्या रूल है एक्चुअल में, तो वो महसूस होगा कि 2 से गुना करने पे आगे मिल रहा है। जिसमें हम 3 में गुना कर देंगे 2 से तो 6 मिल जाएगा, फिर 6 में अगर 2 से गुना कर देंगे 12 मिल जाएगा, फिर 12 में 2 से गुना कर देंगे 24 मिल जाएगा, अब 24 में 2 का गुना कर देंगे 48 मिल जाएगा, 48 में 2 का गुना करेंगे 96 मिल जाएगा। समझ रहे बात को? तो एक डेफिनिट ऑर्डर, एक फिक्स पैटर्न में लिखा गया हो, एक डेफिनिट रूल के हिसाब से लिखा गया हो, तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये 5 है, 2 है, 8 है, फिर 1 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 7 हो गया। क्या ये ऐसे ही नंबर लिख दिया गया या कोई रूल लग रहा है? तो ये एक सीक्वेंस नहीं है। उसी तरह से अगर मान लो हम एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, मान लो 9 ले रहे हैं, 16 ले रहे हैं, है ना, 25 ले रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, क्या ये एक सीक्वेंस है क्या? ये सीक्वेंस है। ऑब्जर्व करने का तरीका देखो। तुम सोचो कि अगला टर्म लिखा जा सकता है, एक रूल है। कौन सा रूल है? पकड़ने की कोशिश करो। हाँ, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये। 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिल जाएगा, 1 के बाद दूसरा नेचुरल नंबर 2 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, अगला नेचुरल नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, अगला नेचुरल नंबर 4 है, उसका स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, 5 स्क्वायर, अगला क्या होना चाहिए? 36, अगला क्या होना चाहिए? 49 एंड सो ऑन। तो ये पकड़ पाना, सुन लो बात हमारी ध्यान से, क्या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है सीक्वेंस में? वो सारी चीज़ को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं।
जैसे मान लो सुनना हमारी बात को ध्यान से। अब जो चल रहा है ना, अब बढ़िया चीज़ चल रहा है। अब जैसे मान लो हम एक दे देते हैं तुमको TN करके, ऐसे TN बराबर हम करके दे देते हैं तुमको, ये करके दे देते हैं n/2n + 5, ऐसे करके दे रहे हैं। इस हिसाब से सुनना ध्यान से, इस हिसाब से सीक्वेंस लिखा गया है। अब तुम n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डालोगे तो तुमको T1 मिल जाएगा। यहाँ 1 डाले तो यहाँ भी 1 पड़ेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 + 5 क्या बन जाएगा 1/5 और 2 7। अब हम बोलेंगे कि n का वैल्यू 2 डालो, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा n की जगह पे 2 पड़ेगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 2 डाल दो, तो ये 2 × 2 + 5 कितना बन जाएगा बताओ, 2/2 दूना के 4 और 5 9 बनेगा ना। T3 बताओ, 3 डालोगे n के जगह पे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 × n यानी कि 2 × 3 + 5 बताओ क्या बनेगा 3/3 दूना के 6 और 5 11। यानी कि ये अगर ऐसे करके लिख दे कुछ 1/7 कॉमा लिख दे 2/9 कॉमा लिख के दे 3/11, फिर अगला क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 5 13 ऐसे, और कह दे बताओ कि ये सीक्वेंस है कि नहीं, क्या पहचान पाओगे। ये नहीं बताए, ये नहीं दिए, फार्मूला नहीं दे, इस तरह से लिख दे, क्या ये पहचान पाना कि ऊपर n था और नीचे 2n + 5 था, क्या ऑब्जर्व कर पाएगा कोई। इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। Tn का वैल्यू ऐसे दे दे 3n² + 2 या 3n² प्लस, हाँ चलो 2 दे दिया, और नीचे दे दिया n + 7। अब n का वैल्यू 1 डालो, तुमको T1 क्या मिलेगा 3 × 1² और +2 डिवाइडेड बाई 1 + 7, तो ये कितना हो जाएगा बता दो, 3 × 3 और 2 5 5/8 पहला मिल गया। अब 5/8 पहला मिला, अब दूसरा डालो T2 डालो, तो 2 दूना के 4 3 7 7 2 9, अब बटे 7 और 2 9 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिर अगर 3 डालेंगे तो 3 × 9 9 × 27 27 और 2 29 29 बटे, आप 3 डाल लेते तो 7 3 10, इस तरह से डॉट डॉट कर दे। तो क्या हर सीक्वेंस को पकड़ पाना कि एक डेफिनेट रूल से लिखा गया है, क्या ये संभव है। ये संभव नहीं है। तो हम लोगों के सिलेबस में भी जो है वो केवल 3 ही तरह के सीक्वेंस हैं, एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 ही है, 3 नहीं कह सकते हो, तुम्हारा 2 ही है। HP जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, NCERT में नहीं है, ठीक है, JEE के सिलेबस में ऑफ कोर्स होगा। तो ये बात आप समझ गए सीक्वेंस के बारे में। तो अब सीक्वेंस के बारे में अगर आप समझ गए तो थोड़ा सा मतलब ये सब तो लिख ही लोगे ना। अगर इस तरह से आपको जनरल टर्म दे दे, चलो लिखवा देते हैं, पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं अच्छे से। तो चलिए नोट करके आप 2 बातें लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1 में कि द नंबर ऑफ अकरिंग एट द प्लेस, द नंबर अकरिंग एट द प्लेस the number occurring at the nth place of sequence is called its nth term or general term to denoted by an or tn और कैपिटल Tn। यानी कि जनरल टर्म के बारे में आप वाकिफ़ हो, क्लास 10th में आप याद है Tn का वैल्यू आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a + n - 1 × d होता था। और अभी एक 2 एग्जाम्पल भी हम लिए थे जनरल टर्म का, कुछ ऐसा n डिवाइडेड बाई ऐसे कुछ 2n + 5 करके। तो ये कहलाता है हमारा जनरल टर्म। इसको Tn से भी डिनोट कर सकते हैं, an से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल Tn से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये nth पोजीशन पर का टर्म लिखा गया है। अब इसमें हम n का वैल्यू अगर 10 डालेंगे तो वो 10वां पोजीशन का टर्म को वो दे देगा। आपको बस करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 डालो और n के जगह पे, और राइट हैंड साइड में भी डालो। बात समझ में आ गई। नोट नंबर 2, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज
फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब एक नेचुरल नंबर का तुमको हम सीक्वेंस दे दें तो 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, क्या ये हम पूछेंगे कि तुम बताओ कि ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है? बोलो। इसमें जो टर्म्स है ना आपके रुक नहीं रहे हैं, डॉट डॉट करते बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमको फाइनाइट सीक्वेंस कहना होगा तो उसको रोकना पड़ेगा। एक्चुअली हमने उसे रोका नहीं है, तो भैया वो उसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के हिसाब से हम उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं और फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर यहीं पे हम डॉट डॉट कर करके और 20 तक हम यहाँ फुल स्टॉप कर दें तो 20 तक रोक दिए, तब इसे हम लोग फाइनाइट कहेंगे कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है। मतलब एक सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो अगर इनफाइनाइट होगा तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर फाइनाइट होगा तो उसे हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगला जो पॉइंट हम लिखे हैं, आपका सीरीज़ का डेफिनेशन लिखे हैं। एक्चुअली सीरीज़ के क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, लेकिन सीरीज एक मतलब आपको 9.4 में मिलेगा, लेकिन इस बात को पढ़ लेना ज़रूरी है क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी जोड़ने वाली बात आती है। तो भले आप इस साल नहीं पढ़ना है सीरीज़, लेकिन हमको हमेशा के लिए वीडियोस बन रहे हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। बस लास्ट में इस चीज़ को पढ़ेंगे ताकि आप ये समझ लो कि इसे आप नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसे रहने देना। आप क्या लिखा गया है सीरीज़ का डेफिनेशन कि इन अ प्लेस ऑफ कॉमा पुट प्लस साइन इन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। ये जो सीक्वेंस लिखे गए हैं उसमें कॉमा के जगह पे आप केवल प्लस लगा दो। कॉमा के जगह पे क्या लगा दो? प्लस। जितना भी कॉमा है उसके जगह पे प्लस लगा दो, डॉट 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 फिर प्लस लगा दो, ऐसे करके तो ये एक सीरीज़ बन जाता है। इस सीक्वेंस का ये सीरीज़ कहलाएगा, सीक्वेंस 1 का ये सीरीज़ कहला जाएगा। और सीक्वेंस 2 का अगर सीरीज़ कहना हो तो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 प्लस डॉट डॉट डॉट। बात समझ रहे हो आप? यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस नहीं रहेगा अगर, तो फिर प्लस लगाने से आप उसे सीरीज़ नहीं कह पाओगे। सीरीज सीक्वेंस का होता है। समझ रहे हो बात को? दूसरी चीज़ आप ये समझो कि अगर मान लो तुम्हारा एक लिखा गया है सीक्वेंस 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 मान लो 9 हो गया, है ना, 9 तक हो गया, या आप 19 तक कह लो, मान लो 19 तक हो गया। अब कोई बंदा ऐसे कर दे, चाहे 19 तक नहीं, चलो 9 ही तक कर लेते हैं या 11 तक कर लेते हैं। तो मान लो एक बंदा क्या किया कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 की बात हो रही है, वो जोड़ दिया सबको, है ना, सबको जोड़ दिया। 11 और 1 12, 9 3 12, 12 24, 7 5 12, 12 दिया 36, बराबर आंसर आ गया 36। समझ रहे हो बात को? 11 1 12 और 9 3 12, 12 12 24 और 7 5 12, यानी कि 36। अब ये जो 36 आया है ना, उसे सीरीज नहीं कहते हैं, याद रखना। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 को सीरीज कहेंगे, लेकिन ये जो एडिशन 36 आया है उसे सीरीज नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सम ऑफ सीरीज। जो 36 आया है उसे क्या कहेंगे हम लोग? सम ऑफ सीरीज। ये वर्ड है, छोटे छोटे आपको याद रखने चाहिए। चलिए, तो ये आप कहानी ख़त्म हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस के कुछ टर्म्स के बारे में। देखिए, ये सीक्वेंस हमने आपको पढ़ के नहीं सुनाया था, आप पढ़ के देख लो, आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स। सक्सेशन का मतलब आप नंबर्स को लिख रहे हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार आप नंबर लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर लगातार आप नंबर लिख रहे हो, लेकिन वो अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर, जो एक डेफिनिट ऑर्डर में लिखे गए हों, अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल, एक नियम के अनुसार लिखे गए हों, तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं।
समझ में आ गई बात ना? चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग सीक्वेंस के, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, कर लेने चाहिए, है ना। कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। इन्होंने क्या बोला कि राइट फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब होता है कि उस जो भी सीक्वेंस है उसका शुरुआत से 3 टर्म। तो अगर ये आपका जनरल टर्म है, मालूम है ना, ये आपका जनरल टर्म है, तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका पहला टर्म क्या होगा तो n का वैल्यू आप क्या डालोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + 5 यानी कि 7। अगर हम बोले दूसरा टर्म क्या होगा तो 2 × 2 + 5 यानी कितना, 2 दूना के 4 और 5 9, 4 और 5 9। और तीसरा टर्म पूछे तो 2 × 3 + 5 तो 3 दूना के 6 और 5 11। तो इसका जो शुरुआती 3 टर्म्स आपसे पूछ रहा था वो क्या हो जाएगा सीक्वेंस का 7, 9, 11। बात समझ में आई? इसका बताओ सबसे पहला टर्म क्या होगा, n की जगह पे 1 डालो तो 1 - 3 / 4 तो ये कितना आया -2/4 यानी कि -1/2। फिर अगर हम t2 बोले तो आपको n की जगह पे 2 डालना है तो 2 - 3/4 तो ये हो जाएगा -1/2। फिर हम बोलेंगे कि तीसरा टर्म क्या है इसका, तो n की जगह पे आपको 3 डालना है तो 3 - 3 0 हो जाएगा तो 0/4 यानी कि 0। यानी कि इसका पहला 3 टर्म है 1/2 सॉरी -1/2। और ये गलती की हैं क्या जी कि सही किए हैं? एक्चुअली ये 1 आएगा ना, सॉरी ये आपका -1 आएगा ना, सॉरी सही तो बोल रहे थे, -2/4 तो -1/2 आएगा। यहाँ पे आपका 1/4 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, समझ रहे बात को। तो -1/2 -1/4 और -0 3 को टर्म लिखना था बस। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आप दोनों कर सकते हो, वैसे थोड़ा सा 3 में लॉजिक है, वैसे कुछ नहीं लॉजिक है, फिर भी देख लो आप। कह रहा है कि व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द an बराबर n - 1 2 - n और प्लस इंटू में 3 + n। अगर आपको 25th टर्म चाहिए, सॉरी 20th टर्म चाहिए तो आपको n की जगह पे क्या पुट करना चाहिए 20 बस। तो 20th टर्म इज इक्वल टू a20 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n - 1 यानी कि 20 - 1, यहाँ 2 - n है तो 2 - 20 और यहाँ 3 + n है तो 3 + 20। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा आपका 23। तो अब इतना तो हमको मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई आपको आता होगा, माइनस बाहर आएगा, आंसर हो गया वो। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। जो an है ना उसको कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया कि a1 का वैल्यू 1 दे दिया गया और an को बोला गया कि an जो है वो ये है। मतलब 2 फार्मूला है, एक an भी है और एक an - 1 भी है और बीच में +2 करके दिया है। मतलब an का वैल्यू an - 1 +2 के बराबर है और ये तभी वैलिड है जब आप n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डाल रहे हो, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डाल रहे हो। तो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स इन द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। 2 चीज़ें निकालना है इस सीक्वेंस में। सबसे पहले तो हमको 5 गो शुरुआती टर्म निकालना है और फिर हमको उसका कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको a1 का वैल्यू 1 दिया है और an का वैल्यू हमको दिया है an - 1 + 2। तो अगर हम इसमें सबसे पहला टर्म पूछे वो तो a1 ही हो जाएगा क्योंकि ये an है। अगर सुनना ध्यान से, अगर ये an है तो अगर हम इसमें पहला टर्म पूछे तो ये तो अगर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा ना हमारा। अगर यहाँ पे हम 1 डालेंगे तो डाल भी नहीं सकते वैसे, क्योंकि ये वैलिड किसके लिए, केवल n का वैल्यू 2 या 2 से अधिक के लिए।
तो यहाँ पे हम n बराबर 1 नहीं डाल सकते हैं, और n बराबर 1 डालेंगे तो a1 हमको खुद दिया हुआ है। जैसे ही a1 चमका तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि a1 तो हमको 1 दिया हुआ है, तो a1 का वैल्यू आपका 1 हो गया। हाँ, अब अगला जो स्टेप है आपका a2 अगर निकालना चाहोगे तो a2 बराबर आप क्या लिखोगे, n के जगह पे आपने 2 पुट किया तो यहाँ भी n की जगह पे 2 पुट करो, तो ये 2 - 1 होगा +2, तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, बताओ a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा ना। अब a1 का वैल्यू तुम्हें दिया गया है, बोलो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया गया है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो इसका मतलब आपका a2 का वैल्यू 3 आ गया, a2 का वैल्यू 3 आ गया। अब अगर सुनो हमारी बात ध्यान से कि अगर तुमको मान लो शुरुआती अगर 5 गो टर्म निकालना है इस क्वेश्चन में, तो अभी तक तो हमने लोगों ने 2 टर्म निकाला है, तो तीसरा टर्म के लिए हमको n के जगह पे 3 डालना होगा। तो अब इसी फार्मूला में हम n के जगह पे 3 डालेंगे, तो यहाँ पे पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये a और 3 - 1 +2, तो एक्चुअल में a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये a2 +2, और चूँकि a2 हमारा आ चुका है यहाँ से 3, तो ये हो गया 3 + 2, यानी कि आप कह सकते हो कि a3 का वैल्यू हमारा हो गया 3 और 2 5, सही है। अब a4 का वैल्यू निकालते हैं, तो a4 का वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ पे 4 डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a3 बनेगा, अब +2, अब a3 का वैल्यू 5 है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। फिर a5 का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ 5 डालोगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 होगा, तो a4 + 2, तो a4 का वैल्यू यहाँ से 7 आया है, तो 7 + 2 यानी कितना, 9। तो इन्होंने शुरुआती 5 टर्म पूछा था हमसे सीक्वेंस का, तो वो क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, और फिर 9 हो गया। क्या ये बात समझ में आया। आगे इन्होंने पूछा कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के बाद एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो आपको मालूम होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज का मतलब क्या होता है, अरे अभी बताए हैं ना, सीरीज का मतलब कॉमा हटाओ प्लस लगाओ, बस सीरीज का मतलब कॉमा हटाओ और सीरीज प्लस लगाओ, तो लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज अच्छे से लिख देना अपना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। और प्लस के बाद आप डॉट डॉट कर दोगे, है ना, प्लस के बाद आप डॉट डॉट कर दोगे। बात समझ में आ गई। अब देखो इतना से आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 और आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 11A दोनों आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, और वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़रूर आपको AN दे के और A5 पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि A5 क्या होगा या A7 क्या होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे हम आपको कराएंगे भी, है ना, वो हम कराएंगे भी, ठीक है ना। तो आप इसे प्रिंट कर लीजिए।